म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे। ये 60वां क्रम था इसका, यानी 60वीं बार आयोजन हो रहा था जर्मनी के अंदर। ठीक है, यहां पर आप पहुंचे, अपने साथ अधिकारियों को लेकर गए, इनके साथ में द्विस्तरीय वार्ता की, जर्मन के ऑफिसर्स के साथ भी बातचीत करी। ये सारी चीजें इन्होंने बाकायदा टेबल पर बातचीत करी। इसी बीच में इनसे सवाल पूछा गया और पूछा गया कि साहब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है। अब भाई जो होस्ट हैं वो पूछ रही हैं, जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ मंच पर जर्मनी की विदेश मंत्री बैठी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं और उन्हीं के बीच में इनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आपके पास में इतने ऑप्शंस हैं, आप जरूरत के हिसाब से रूस को यूज कर रहे हैं, अमेरिका को यूज कर रहे हैं, वेस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, और ये कैसे आप पॉसिबल हो रहा है। तो आप यहां पर देखें तो ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, और संभवतः आप सुन नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसे आपके लिए अलग से एक बार प्ले कर देता हूं, आप उसे सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको ये सुनाना जरूर चाहूंगा। India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. No. So. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question: do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different... जयशंकर साहब की हाजिर जवाबी आपने इस सत्र में सुनी होगी, और जो सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था कि डू वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, क्या हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। द आंसर इज यस। इज दैट ए प्रॉब्लम? व्हाई शुड इट बी ए प्रॉब्लम? इफ आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू शुड बी एडमायरिंग टू मी, नॉट क्रिटिसाइजिंग मी। अगर मेरे पास बहुत से विकल्प हैं तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा विरोध नहीं करना चाहिए। जयशंकर साहब की इस बात ने सभी बैठे हुए लोगों के बीच में एक बहुत ही लाइट मोमेंट क्रिएट किया, लेकिन भारत ने अपनी बात को बहुत ही अच्छे से और स्पष्टता के साथ कहा। इस विषय को आप थोड़ा और गहराई से तब समझ पाएंगे जब आप यह समझेंगे कि भारत दो विरोधियों के बीच में अपने हितों को बेहतरीन तरीके से आगे खींच रहा है। विचार कीजिए कि जहां हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, हम अमेरिका के साथ पुराने समय की तुलना में फिलहाल बहुत अच्छे से आगे निकले हुए हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। वहीं रूस के साथ, जो कि अमेरिका का सख्त विरोधी है, या यह कहिए अमेरिका रूस का सख्त विरोधी है, हम उसके साथ भी व्यापार में ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। हमने इतना तेल उनसे खरीद लिया है, हम वहां जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके मुद्दों पर उनके साथ बैठते हैं। यानी कि एक अकेला व्यक्ति जो दो अपोजिट पार्टियों के बीच में बैठा है और बैठ करके अपने हितों की पूरी तरह से देखभाल कर रहा है, तो निश्चित ही यह सराहना का पात्र तो बनता है। और यह सवाल भी बहुत सही था। कारण क्या था कि भारत के बारे में कहा जाता था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, उसके बाद दुनिया के देशों में यह स्पष्ट हो गया कि कौन किस तरफ जाएगा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस बना जरूर था, लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर बाहर निकला था। शक्तिशाली देश था, दूसरी तरफ रशिया था। तो अमेरिका और रशिया के बीच का जो कंफ्लिक्ट था, इसने भारत को उस समय एक स्टैंड लेने से बचाया और हमने नॉन अलाइन मूवमेंट का रास्ता पकड़ा, यानी कि हम किसी के साथ नहीं हैं। हमने गुट निरपेक्ष नीति की शुरुआत की और हम कभी भी किसी का पक्ष लेने से बचते थे। लेकिन आज के समय में भारत जहां रूस की आवश्यकता होती है वहां रूस के पक्ष में खड़ा होता है, अमेरिका की जहां आवश्यकता होती है उसके पक्ष में खड़ा होता है। यानी इंडिया ने हाल ही के समय पर अपना स्टैंड पूरी तरह बदल दिया है। जहां हम हमेशा यह कहते थे कि नहीं साहब, आप दोनों के बीच में मैं नहीं बोलूंगा, वहां हमने रास्ता निकाल लिया है कि आप दोनों की बात आपस में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप दोनों के बीच का वाया बन जाऊंगा, आप मेरे माध्यम से बात कर लीजिए। आप दोनों को एक दूसरे से तो नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं, मुझे रास्ता बना लीजिए, यूं चल लीजिए। यही तो कारण है कि हम अमेरिका वाले रूस से परेशान है, कोई बात नहीं, यूरोप वाले रूस से परेशान है, कोई बात नहीं, रूस से मैं तो नहीं होना, आप मुझसे नहीं होना, बोले कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, मैं उनसे तेल खरीदता हूं, मैं उनसे कोयले खरीदता हूं, आपको बेच दूंगा, आप मुझसे अच्छा रहो, मैं उनसे अच्छा रहूंगा। और ये दुनिया को पहली बार ही दिखने में मिला। हालांकि कौवा भी हंस की चाल चलने निकला था। इमरान खान जो जेल में है, वो भी हमारी होड़ा होड़ रूस से अच्छा व्यवहार करने निकले थे, लेकिन अमेरिका ने झांप लिया उसको। अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली हमको म्याऊ, हम तुमको रोटी देकर बड़ा किए और तुम हमसे निकलकर उनसे हाथ मिलाने जा रहे हो। इंडिया तो वो है जो डे वन से, जब हम तुम्हारे साथ खड़े थे तब से वो रूस के साथ खड़ा है। भाई उसका तो समय है, आज इंडिया अपने समय का यूटिलाइज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने अपनी बातों को इतनी अच्छे से रखा, ये एक मतलब अच्छे दिमाग की
एक इंटेलिजेंट दिमाग की बहुत बड़ी पहचान है। यहां एक बात और अच्छे से निकल कर आई, और जो विशेष रूप से ऐसा छात्र वर्ग है जो तैयारियों में है, जो किसी इंटरव्यू की तैयारी में है या कहीं पर भी अपनी बातें रख रहा हो, वो इस बात पर बहुत फोकस करे। यहां पर जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात मेंशन करी है, और बात क्या है, यहां पर इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों माना जाए कि दुनिया में कोई देश, ये बिल्कुल वैसे है कि आइदर ऑन माई वे और नो वे, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन होते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी कि वेस्ट के केस में अगर कोई ये माने, पश्चिमी देशों के केस में अगर कोई ये माने कि कोई देश एंटी वेस्ट होगा या फिर वेस्ट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई देश नॉन वेस्ट हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि या तो आप पश्चिमी देशों के साथ हैं या उनके विरोध में हैं। दुनिया में हमेशा दो धड़े देखने की परिपाटी रही है। दो धड़ों में हमेशा रशिया वर्सेस यूएस चलता रहा। रशिया जब टूटा 1991 में और धीरे धीरे वो सारा अटेंशन चाइना खींचने लगा, तो चाइना वर्सेस अमेरिका होने लगा, और रशिया और चाइना एक खड़े हो गए तो फिर से दो ध्रुव बनने लग गए। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम एंटी वेस्ट क्यों कहलाएं? हम पश्चिम विरोधी नहीं हैं, हम नॉन वेस्ट हैं। यानी कि हम पश्चिम के साथ नहीं, पश्चिम में नहीं हैं, लेकिन हम अपने हितों की रखवाली तो जानते हैं ना। हमारे वेस्ट के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, हम रिश्तों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो इनकी बात है, ये कोई पहली बार नहीं है। आपने पहले भी बहुत बार धमाके किए हैं। आपने पहले भी पाकिस्तान को लपेटा था जब ये पूछा गया था कि आप पाकिस्तान को टेररिज्म का एपिसेंटर कहते हैं। तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो ये उनको वहीं ग्रिल कर दिए, कहने लगे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कहा है, मैं दोबारा कह देता हूं, इट्स एपिसेंटर, और मैं इससे ज्यादा और हार्श वर्ड भी यूज कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा भी बुरा बोल सकता हूं। लेकिन ठीक है, जिस देश में सरकारी संरक्षण में सेना के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके टेररिस्ट दूसरे देश की संसद पर हमला करने चले आते हैं, इससे ज्यादा खुलेआम और क्या तरीका हो सकता है? तो जयशंकर साहब ने दुनिया को भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लैरिटी के साथ बताना शुरू कर दिया है कि हां ऐसा है तो है, और आपको ये सुनना भी पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसे नजारे रहे हैं। तो भारत के जयशंकर साहब का जैसे ये स्टैंड आया, तुरंत सुर्खियां बनने लगा, लोगों ने ट्वीट्स लेने शुरू कर दिए, इनकी सारी बातें की, तो लोग लिखना शुरू कर दिए कि इफ आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू शुड बी एडमायरर टू मी, नॉट क्रिटिसाइजिंग मी। ये आने वाले समय में एक डायलॉग बन जाएगा। लोग आने वाले समय में इसका मल्टीपल टाइम यूज करेंगे विद डिफरेंट फ्रेजेस और विद डिफरेंट व्हाट यू कैन से कि कंडीशंस के साथ साथ लोग इसका उपयोग करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जयशंकर साहब भी लौटकर आए तो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये अपनी यात्रा का वृतांत पूरा एक शॉर्ट वीडियो में बताते हैं। आपने पूरा जर्मनी की यात्रा को अपने वीडियो के अंदर समाहित करके डाला कि 16 से 18 फरवरी के बीच में यहां था, यहां पर ये जो हॉफ करके होटल है, श्री हॉफ करके होटल, इसके अंदर मीटिंग थी, यहां पर हम गए और यहां पर ये बात इन्होंने बोली, विदेश मंत्री जो अमेरिका के यहां पर थे इनके सामने बोली। तो देखिए, ये सारी बातें वो हैं जिससे दुनिया भारत के बारे में व्यू बनाती है, पॉइंट्स बनाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप में से कई लोग ये लगेंगे कि ये केवल बयानबाजी ही तो है, इस बयानबाजी का क्या महत्व है? नहीं साहब, जिन लोगों के सामने दी जा रही है ये बयानबाजी, वो छोटे लोग नहीं है। बयानबाजी मीडिया के सामने, अपोजिशन पार्टीज के सामने दी जा सकती है, मतलब देना तो वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन आप वर्ल्ड फोरम में खड़े हैं, वहां पर आपके साथ में बैठे हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, सामने बैठे हुए हैं चीन के विदेश मंत्री, मंच पर जर्मनी का विदेश मंत्री साथ बैठा हुआ है, और आप अपनी बातें खुलकर रख रहे हैं। यानी कि आप साफ उनसे ये क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इससे भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदलता है। अब आप में से कुछ लोग संभवतः ये सवाल करेंगे, नजरिया बदलने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। जैसे आज हमारे दिमाग में बहुत से देश ऐसे हैं जो हमसे छोटी इकोनॉमी है, हमसे कम सक्षम है, लेकिन उनके प्रति मन में ऐसा भाव है कि यार ये लोग बड़े स्ट्रांग प्रकार के हैं, राष्ट्रभक्ति इनके अंदर बहुत बड़े लेवल की है, ये लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल हमसे बहुत छोटा है, बहुत छोटी इकोनॉमी भी है, और हमसे बहुत ही कम संसाधनों के साथ वो दुनिया में अपने वक्तव्यों के कारण, अपने दुनिया में लिए गए स्टैंड के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। और भी कोई देश, चाहे आप अफ्रीका की तरफ से उठाएं, साउथ अफ्रीका उठाएं, ब्राजील उठाएं, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने स्टैंड के कारण सुर्खियों में रहे हैं, चाहे फिर साउथ कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो। ये वो देश हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी बातें खुलकर रखी हैं। ये नहीं कि आपको जो पसंद है वही बात करेंगे, जो आपको दिखे वही बन के हम रहेंगे, ऐसा नहीं है, है ना? तो भारत ने हमेशा से, मतलब इन दिनों में जो ये इस परिवर्तन किया है, ये दुनिया को भारत के नए रूप के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि भारत को सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार है, और ऐसी की स्थिति हमने रशिया यूक्रेन जंग के बाद देखी है, और हमने खुद से ये चीजें प्रोड्यूस की हैं। ये बार बार मंचों पर कहते रहे हैं कि वेस्ट ने पाकिस्तान को वेपन देने की शुरुआत से प्रेफरेंस दी हमारी तुलना में, हमने कुछ नहीं कहा। ऐसी स्थिति में रूस से भारत फ्यूल खरीदने की बजाय यूरोप को देख रहा है। हमने अपना स्टैंड बनाया है। और साथियों, यह प्रमाण है कि हमने $84 बिलियन का अक्टूबर महीने के अंदर तेल खरीदा है, जो कि कई टाइम्स ज्यादा है लास्ट टाइम की तुलना में। यही तो कारण है जयशंकर साहब के सम्मान में खुद
पुतिन अपना प्रोटोकॉल तोड़कर मिलने चले आते हैं। यानी कि उन्हें भारत जैसा मित्र कहां मिलेगा और जयशंकर साहब जैसा प्रवक्ता कहां मिलेगा जो भारत रूस संबंधों की इतनी जबरदस्त तरीके से व्याख्या करता हो। आपको याद होगा पिछले महीने हमने ये सेशन किया था दिसंबर के अंदर, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पुतिन ने भारत के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा था। जयशंकर साहब से मिलने के लिए उन्होंने अपने जो नियम है वो तोड़ करके मुलाकात की थी और उसमें भारत के लिए, भारत के पक्ष में कुछ बातें भी कही थी। ऐसी स्थिति में जयशंकर साहब जहां जहां जा रहे हैं भारत को लेकर के एक अलग इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उन्हीं की याद में अगर आप पुराने इतिहास को खोजें कि कौन सी ऐसी बातें हुई हैं, तो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से हिदायत दी थी कि अच्छा पड़ोसी बनकर रहो, अपने आप को साफ करो तो संभव है कि आपके लिए कुछ बात करें। यूएन में इनसे एक पत्रकार ने ऐसे सवाल पूछ लिया था कि सर ये बताइए कि आप पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि वो टेररिस्ट स्टेट है, कब आप लोगों के बीच में रिश्ते सामान्य होंगे? तो बोले जब पाकिस्तान चाहेगा तब सामान्य होंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? टेररिज्म वो फैला रहे हैं। तो अपने वन स्टॉप आंसर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमने इन सब पर कहीं ना कहीं सेशंस आप लोगों के साथ साझा किए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जयशंकर साहब से काफी सारे प्रश्न पूछे गए, जिसमें यह पूछा गया कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट क्यों करते हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि भाई क्यों ना करें, आप रशिया वाले से, यूरोप वाले हमसे कहीं ज्यादा तेल और गैस मंगाते हैं, भारत से यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि भारत तेल मंगा रहा है? हम अपने हित सोच रहे हैं, तुम अपने हित सोचिए। ऐसे ही मतलब हर चीज में बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं जिन पर हमने कहीं ना कहीं अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला इन पर सेशंस किए हुए हैं, आप जाकर के उन्हें देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेशंस हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से पहले भी कोट किए हैं, तो अभी तो केवल रेफरेंस में हमने बताया है। तो वेस्ट का क्रिटिसिज्म क्यों है भारत को लेकर के? तो निश्चित ही भारत एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पश्चिम को यह बात तो अखरने वाली ही है। वेस्ट भी बड़ा ही मतलब अनोइंग प्रकार की हरकत कर रहा है। मतलब उन्हें यह बात खुशी दे रही है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल नहीं मंगा रहे, हम इंडिया से तेल मंगा रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छा है। बोले इससे क्या फायदा है? बोले इससे फायदा यह है कि रूस पैसे वाला नहीं बन रहा है, भारत पैसे वाला बन रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत होगी। यही कारण है कि भारत $37 बिलियन का तेल मंगा चुका है और अमेरिका को भी हम यही से साफ किया हुआ तेल बेच दे रहे हैं। भारत लंबे रूट से तेल मंगा रहा है, बढ़िया से तेल अपना बेच रहा है, तो हमारे बीच भी बढ़िया इनके साथ चल ही रहा है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में फिलहाल चर्चा यह भी चल रही है कि रशिया के साथ तो हम अभी लॉन्ग टर्म डील करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी रिफाइनरीज के लिए लंबे समय तक वहां से तेल मंगाते रहेंगे।